तो गाइस, जैसा कि हमने नोबल एंड ईगल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जिये अभी तक अपने सभी के सभी प्रतिद्वंदियों को हरा चुका था और सबसे लास्ट वाले राउंड में केवल एक ही बंदा बचा हुआ था। और जिये को ज्यादा चोट लग जाने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो गया था। लेकिन तभी उसको याद आता है कि मास्टर जी ने उसे काफी शानदार टेक्निक सिखाई थी, जिसे असल में खुद ही उसके दादाजी जी यांग ने बनाया था। उसी ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए जिये अपने इस फाइनल राउंड को भी जीत लेता है। और जिये के परफॉर्मेंस को देखकर वहाँ पर हर एक बंदा शॉक हो चुका था। लेकिन किंग उसको बिना कोई इनाम दिए ही यहाँ से चले जाते हैं। बाद फिर हमें किंग और जनरल के बीच की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग जनरल से कहते हैं कि अभी हमने जिस लड़के की फाइट को देखा उसमें और हमारी यूएन की मार्शल आर्ट में क्या अंतर है। तो जनरल किंग को बताते हैं कि यूएन और आपका खून का रिश्ता है, इसीलिए जो साहस और ताकत आपके अंदर है वही यूएन के अंदर भी होगी। अगर इसमें कंपैरिजन की बात करी जाए तो यूएन की जो मार्शल आर्ट स्ट्रेटेजी है वो बाकी के प्लेयर्स से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर लेवल की है। और अगर आप ये सोचते हो कि यूएन को इस कंपटीशन में हराने वाला कोई है, मुझे नहीं लगता कि इतने कंटेस्टेंट में से इसी के अंदर भी इतनी ताकत होगी। और बेशक यूएन ही लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर आएगा। तो किंग उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी राय जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम खुद से ही यूएन के साहस की सराहना नहीं करना चाहोगे। तो जनरल कहते हैं कि महाराज मुझे माफ कीजिए अगर मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी करी है। और वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि यही वो सब कुछ है जो कि आप चाहते हो, लेकिन ये आपकी भूल है, क्योंकि अभी एक महायुद्ध छिड़ने वाला है। और ये तो आप जानते ही हो कि युद्ध में हमेशा शाही खून की ही जरूरत पड़ती है, जिसमें साहस दिखाना सभी से ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही मैं यहाँ पर आए हुए लोगों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि व्हाइट फेस इज ब्रेव, ग्रीन फेस इज करेज, लेकिन इन सभी के अंदर असली ब्रेवरी वाली बात नहीं है, जो कि आज हमें खेल के मैदान में देखने को मिली। तो किंग जनरल से कहते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा यूएन उस लड़के के जितना काबिल नहीं है। तो जनरल कहते हैं कि आज के मैच को मेरे साथ साथ आपने भी देखा है, और उस जी नाम के लड़के के अंदर हमें जो साहस दिखाई दिया उसकी आंखों में केवल और केवल जीत लिखी हुई थी, ना तो उसकी आंखों में मौत का डर था और ना ही जीने के लिए कोई लालसा। तो किंग कहते हैं कि क्या तुम इस चीज को ब्रेवरी कहते हो, बल्कि मुझे तो इसमें उसकी बेवकूफी नजर आती है। अभी जनरल यहाँ पर किंग से कहते हैं कि वो जीए को ईस्ट पैलेस की इंपीरियल आर्मी में शामिल करना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसके लिए अलाउ भी कर देंगे। इसके बाद अब हमें डोंगलू के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रसूले को ले जाया जा रहा था। साथ ही उसे इस पैलेस की कुछ खासियतों के बारे में भी बताया जाता है कि उसे यहाँ पर रहते हुए किन किन चीजों को फॉलो करना होगा, कैसे कैसे नियमों को मानना होगा। खाना और ट्रेनिंग स्किल्स उसकी बालियों के साथ में चलेंगी, जो कि किंग का सबसे बड़ा बेटा है। जिसके बाद फिर रसूले यहाँ से बालियों के पास में पहुँच जाता है, जिसके साथ साथ एक लड़की भी होती है, और रसूले को अपने साथ में ले जाने वाला था। बालियों और उस लड़की से कहता है कि आप दोनों से बात करने के लिए एक और नया मेहमान आ चुका है, और ये एक बारबेरियन है। रसूले को देखकर वो लड़की कहती है कि इसकी शक्ल तो एकदम लड़कियों के जैसी दिखाई देती है, क्या ये सच में कोई राजकुमार है? मुझे तो ऐसा लगता भी नहीं है। यहाँ तक कि बालियों रसूले को परेशान भी करने लगता है। इस बात को देखकर डरते हुए वो दास उन दोनों से ही कहता है कि आप लोग जैसे कोई नॉर्मल बच्चा समझ रहे हो, असल में किंग यांग के सबसे छोटे युवराज है। यहाँ तक कि यही आने वाले समय में किंग यांग के महाराजा भी बनेंगे, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने रिस्पेक्ट दीजिए। और फिर तभी यहाँ पर शू जीयू आ जाते हैं। उस दास से कहते हैं कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था? और जीयू की ब्यूटी को देखकर रसूले खड़ा का खड़ा रह जाता है। फिर वो सर्वेंट कहता है कि ये है जीयू, जो कि हमारे डोंगलू स्टडी रूम के हेड है। अगर आप कोई भी स्टडी करना चाहते हो तो आप इनकी मदद ले सकते हो। साथ ही साथ आज के बाद से ये आपकी डेली लाइफ की भी केयर करेंगे। तो जीयू कहती है कि मुझे ऐसा करने में काफी खुशी भी होगी। वो दास जीयू से कहता है कि अभी राजकुमार काफी ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए क्यों ना आप इन्हें इनका कमरा दिखाकर आराम कराने के लिए ले जाए। जीयू वसूले को पकड़ के उसको उसके कमरे की तरफ ले जाती है। वहाँ पर जीयू वसूले को बताती है कि हमारे इस पैलेस में बड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि यह कमरा आपको पसंद आया भी है या नहीं? तो वसूले कहता है कि हाँ बिल्कुल, बेशक मुझे यह पसंद आया है, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी खूबसूरत तरीके की चीजें अपने किंग यांग में तो देखी ही नहीं है। इसके बाद फिर जीयू यहाँ पर रखे हुए एक लकड़ी के कंघे को उठाती है और उसकी मदद से वसूले के बालों को बनाने लग जाती है। वसूले से कहती है कि ये मुझे सिटी के एक फ्रेंड के द्वारा गिफ्ट किया गया था, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएगा। वसूले कहता है कि जब मैं किंग यांग में था तब मेरी माँ कंघे से इसी तरीके से मेरे बालों को बनाया करती थी। मैं अपने बचपन में इस बात को सोचा करता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरी माँ अपने हाथों से ही मेरी मैरी भी करवाएंगी। तो जीयू उससे कहती है कि अब तो तुम बड़े होते जा रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहिए। तो वसूले कहता है कि मुझे लगता था कि मेरी माँ मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन मेरी जिंदगी में अभी कुछ समय पहले एक ऐसा भी पल आया था जब मुझसे मेरे सभी चाहने वालों को मेरी आंखों के सामने ही छीन लिया गया। मैं कभी भी अपनी मम्मा को नहीं देख पाऊंगा। तो मुझे हमेशा ही इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं आने वाले समय में मैं उनको भूल ही ना जाऊं, जैसे कि वो कभी मेरी जिंदगी में थी ही नहीं। तो जीयू उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा, क्योंकि जो लोग हमारे हट के करीब रहते हैं उनको जीते जीते छोड़ो, उन्हें मरने के बाद भी नहीं भुलाया जा सकता।
सकता। ऐसी ही कुछ चीजें मेरे हर्ट के पास भी है जिनको मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। तो असूले कहता है कि जियो, क्या आपके पास भी कोई ऐसा है जिसको आप नहीं भुलाना चाहते? जियो कहते हैं कि हाँ, था कोई मेरी जिंदगी में भी ऐसा जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसके साथ मैं इस दुनिया के अंत को देखने के लिए भी तैयार थी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जिसके बाद फिर वो हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया। लेकिन मैं उसके साथ में ना जा सकी क्योंकि उसने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी भी खुद को दुखी नहीं होने दूंगी और हमेशा ही दूसरों की मदद करूंगी। असूले जियो से कहता है कि क्या आप हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हो? तो जियो कहती है कि जैसे तुम हमेशा ही अपनी मॉम के बारे में सोचते रहते हो वैसे ही मैं भी सोचती रहती हूँ। हाँ, अभी तुम बच्चे हो लेकिन तुम आगे चलकर सब कुछ समझ जाओगे क्योंकि अभी ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो कि तुम्हारे इंतजार कर रही हैं, जिनमें से कुछ अच्छी होंगी तो कुछ बुरी, और तुम्हें उन सभी को अपनी आंखों से ही देखना होगा। लेकिन अगर तुम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना एक फ्रेंड बनाना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ भी ऐसा जानकर काफी खुश होंगी। इसीलिए यहाँ पर जियो से कहता है कि आज मैंने जिस सामुराई को देखा वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था और उसका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बेहतर था, लेकिन किसी ने भी उसे कोई इनाम नहीं दिया। लेकिन अगर अब वो लड़का मुझे दोबारा से मिलेगा तो मैं उससे जरूर कहूंगा कि तुम ही नंबर 1 हो, तुम ही असली हीरो हो, तुम्हारे टैलेंट को किसी भी इनाम की जरूरत नहीं है। तो जियो भी असूले से कहते हैं कि तुम ऐसा उसे जरूर कहना। इसके बाद अब हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि थका हारा वापस से अपने घर पर जा रहा था और उसको चोट लगे होने की वजह से उसे चलने में भी काफी दिक्कत होती है। लेकिन जब जियो अपने घर का दरवाजा खोलता है उसे उसके पिता की आवाज आती है कि वो एक सेल्फिश इंसान है, इसीलिए अब हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना सुनने के बाद जियो घर के अंदर नहीं जाता बल्कि वो तो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। सिटी में काफी सारे लोग बातें कर रहे थे कि आज उन्हें एक नया हीरो देखने को मिला जिसने एक से बढ़कर एक योद्धाओं को हरा दिया। वो जो उसने सबसे लास्ट में ड्रैगन टेक्निक को यूज किया था वो तो सभी से ज्यादा बेहतर थी। जिये चलते हुए किसी बंदे से टकरा जाता है तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? लेकिन जिये तो चुपचाप ही आगे बढ़ते जा रहा था, साथ ही उसे चलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी जिये के पीछे से वहाँ पर यूरेन आ जाती है और वो जिये से कहती है कि जल्दी से मुझे दिखाओ क्या कर तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। जिये कहता है कि मेरे पास में तो अभी कुछ भी नहीं है। इस बात पर यूरेन उससे कहती है कि तुम तो टैंग डायनेस्टी के नए हीरो बन चुके हो, हर तरफ केवल और केवल तुम्हारी ही बातें तो चल रही हैं, इसलिए तुम मुझसे झूठ मत बोलो क्योंकि तुम्हें इनाम तो जरूर से मिला होगा। तो जिये धीमी आवाज के साथ में कहता है कि उन्होंने मुझे कोई भी इनाम नहीं दिया, मेरे पास में इतना समय भी नहीं रहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद भी सकूं। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।